नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने सरकार को आंकड़ों के साथ घेरा, जिसके बाद नीतीश कुमार की बोलती बंद। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पप्पू यादव ने सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी, कहा बच्चों को कोरोना से बचाने की व्यवस्था करे सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, योगी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें फिर शुरू। एमएलसी ए.के. शर्मा ने मोदी और योगी से की मुलाकात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी ने सरकार के आंकड़ों के साथ किया सवाल, नीतीश जी यह सब बंद क्यों हो गया? जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार की पोल सरकार के ही आंखों से खोल दी है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने बता दिया कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत क्या है। बिहार में 2005 के अंदर स्वास्थ्य उपकेंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या और 2020 में इनकी संख्या को लेकर तेजस्वी यादव ने एक दिलचस्प सामने रखा है। तेजस्वी यादव ने बताया कि 2005 के पहले बिहार में कथित जंगल राज और क्रीम पाउडर वाले नीतीश भाजपा राज का सच क्या है। बकौल तेजस्वी, उन्होंने 2005 में राज्य के अंदर स्वास्थ्य उपकेंद्रों की संख्या 10,337 बताई है, जो साल 2020 में घटकर 9,112 हो गई। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या साल 2005 में 101 थी, जो 2020 में घटकर 57 हो गई। तेजस्वी यादव ने इस आंकड़े का स्रोत केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों को बताया है। इन आंकड़ों को जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने लोगों से कहा है कि खुद सोचिए या फिर सरकार से पूछिए कि 16 सालों में नीतीश जी ने 2005 तक काम करने वाले कितने स्वास्थ्य केंद्रों को कब, क्यों और किस लिए बंद कर दिया। तेजस्वी यादव लगातार बिहार में गुरु नाम आम आदमी के बीच सरकार की बेहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पोल खोल रहे हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी ट्विटर पर यह बात बता रहे हैं कि उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता किस तरह आपदा में लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से यह जताना भी नहीं भूल रहे हैं कि बिहार में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत क्या है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव ने सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी, कहा बच्चों को कोरोना से बचाने की व्यवस्था करे सरकार। जी हाँ दोस्तों, जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बच्चों को कोविड के प्रकोप से बचाने और ब्लैक फंगस वाले मरीजों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। जाप अध्यक्ष के मुताबिक कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस से जूझ रहे बिहार, विशेषकर पटना के लोग अब व्हाइट फंगस के मरीज मिलने से घबरा गए हैं। अस्पतालों में अफरा तफरी मची है। पप्पू यादव ने लिखा है कि कोविड-19 के बच्चों में फैलने की संभावना, साथ ही ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस जैसी घातक बीमारियों की गंभीरता को देखते हुए मैं यह पत्र लिखने को मजबूर हो रहा हूं। उन्होंने बिहार सरकार से सभी लोगों को निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है और कहा कि अब बच्चे भी तेजी से कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों के इलाज के लिए प्रत्येक ग्रामीण प्रखंड और नगर वार्ड से पहले से ढांचा तैयार किया जाए। एक अन्य पत्र में पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री से महिलाओं की सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था कराने का आग्रह किया। उन्होंने लिखा कि जिस अस्पताल में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, उस पर सरकार कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें फिर शुरू, एमएलसी ए.के. शर्मा ने मोदी व योगी से की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, कोविड नियंत्रण में काशी मॉडल की तारीफ और 24 घंटे के भीतर एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें शुरू हो गई हैं। मंत्रिमंडल में कई जगहें पहले से ही खाली हैं। प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तब से हैं जिस दिन नौकरशाह से राजनेता बने अरविंद कुमार शर्मा ने यूपी में दस्तक दी, पर पंचायत चुनाव से पहले मंत्रिमंडल से हटाए जाने वाले लोगों की नाराजगी के अनुमान से यह आगे बढ़ गया। कोविड की दूसरी लहर ने इसे और लंबा खींचा। अब पंचायत चुनाव के अप्रत्याशित नतीजे व महामारी के दौरान शासकीय कार्यप्रणाली ने संगठन से लेकर सरकार तक हर स्तर पर खामियां सामने ला दी हैं। विधानसभा चुनाव में अब 1 वर्ष से भी कम समय बचा है। खामियों को दुरुस्त करने के लिए प्रशासनिक से लेकर सियासी समीकरण दुरुस्त करने का इससे सही वक्त नहीं हो सकता है। विश्लेषक कहते हैं कि पीएम मोदी ने शुक्रवार को खुले तौर पर कोविड संक्रमण के नियंत्रण को लेकर काशी मॉडल की तारीफ की है। कहा कि काशी मॉडल न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश में रोल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। वजह काशी व पूर्वांचल के आसपास कोविड नियंत्रण से जुड़ी रणनीति बनाने व उसके क्रियान्वयन का नेतृत्व एमएलसी ए.के. शर्मा कर रहे हैं। दूसरी बात, शर्मा ने शुक्रवार को ही नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दूसरे दिन शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ पहुंच गए। यहां योगी के अलावा चुनिंदा नौकरशाहों से मुलाकात के बाद फिर दिल्ली लौटने की अटकलों के बाद राजधानी का सियासी पारा अचानक बढ़ गया। शर्मा न सिर्फ मोदी के भरोसेमंद हैं, बल्कि काशी मॉडल के जरिए अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल में उनके शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। पिछले 1.5 वर्ष के भीतर 3 मंत्रियों की मृत्यु से मंत्रिमंडल का संतुलन भी गड़बड़ा गया है। चेतन चौहान, कमल रानी वरुण और विजय कुमार कश्यप की मृत्यु से खाली स्थान भरने के साथ अन्य रिक्तियां विस्तार का पूरा अवसर उपलब्ध करा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में 74 सीटें जीतने में बीजेपी का 72 करोड़ खर्चा, इतने का तो हिसाब है, बेहिसाब का पता नहीं। जी हाँ दोस्तों,
बिहार विधानसभा चुनाव को खत्म हुए 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर यह चर्चा में है। इसकी बड़ी वजह चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की तरफ से किए गए खर्चा का ब्यौरा है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में 74 सीटें जीतने के लिए 72 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। चुनाव आयोग को दिए गए अपने खर्च के ब्यौरे में बीजेपी ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने 71.73 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं। पार्टी का सबसे ज्यादा खर्चा अपने स्टार प्रचारकों पर हुआ है। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ जैसे स्टार प्रचारकों के प्लेन पर तकरीबन 24 करोड़ से अधिक का खर्चा आया है। इसमें से 1.50 करोड़ प्रचारकों के ट्रैवल पर खर्च किए गए हैं। इसमें हेलीकॉप्टर और टैक्सी का खर्च शामिल है। औसत आंकड़ों की बात करें कि अब तो भारतीय जनता पार्टी ने एक विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने में लगभग 96 लाख रुपए खर्च किए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार लड़ने के लिए 1650 करोड़ रुपए दिए थे। लगभग सभी उम्मीदवारों को बीजेपी ने 15-15 लाख रुपए चुनाव लड़ने के लिए दिए। चुनाव आयोग को दिए गए खर्च के ब्यौरे में बीजेपी ने बताया कि विधानसभा चुनाव की शुरुआत के वक्त केंद्रीय और बिहार की इकाई के पास तकरीबन 2367 रुपए का बैलेंस था, जो चुनाव खत्म होने के बाद घटकर 2279 करोड़ पर के आसपास आ गया। इस दौरान पार्टी के पास नकदी बढ़ गई और वह 2,79,00,000 से बढ़कर 5,78,00,000 हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में मीडिया मैनेजमेंट के लिए भी अच्छी खासी मोटी रकम खर्च की। बीजेपी की तरफ से गूगल इंडिया को 1.59 करोड़ रुपए दिए गए। बिहार विधानसभा चुनाव वर्चुअल मोड में शुरू हुआ था, लिहाजा सोशल और डिजिटल मीडिया पर इसके लिए बड़ी राशि खर्च की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बढ़ सकता है लॉकडाउन, 25 मई के पहले ऐलान संभव, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक जल्द। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच बिहार में लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। इस पर आधिकारिक ऐलान जल्द किए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि लॉकडाउन को बढ़ाने के साथ ही कुछ रियायतें बढ़ाई जा सकती हैं। इसमें दुकानों को खोलने की टाइमिंग बढ़ाने समेत दूसरी ढील देने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक 1-2 रोज में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी। इसमें बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले का आधिकारिक ऐलान संभव है। बिहार में लॉकडाउन की बात करें तो बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए 5 मई को 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। इसके बाद लॉकडाउन को 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। बिहार स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि लॉकडाउन के कारण बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। इसको देखते हुए कमोबेश तय है कि राज्य सरकार जून के पहले सप्ताह तक लॉकडाउन को बढ़ा सकती है। इस ऐलान पर आधिकारिक फैसला बाकी है। बिहार में 25 मई तक बढ़े लॉकडाउन में कई नियमों में बदलाव किया गया था। शादी समारोहों में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत मिली थी। शहरी और ग्रामीण इलाकों में दुकान खोलने के समय में भी बदलाव किया गया था। शहरी क्षेत्र में सब्जी, अंडे, मांस, मछली की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक ही खोलने की अनुमति थी। ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक ही दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी। किसानों के लिए बीज और खाद की दुकानें सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 से 10 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए थे। वहीं लीची और आम की पेटी बनाने के लिए सीमित संख्या में आरा मिलों को खोलने की इजाजत मिली थी। लॉकडाउन के दौरान स्कूल, कॉलेज समेत तमाम शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने की सख्त हिदायत मिली थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीन का टोटा, 2 मुख्यमंत्रियों ने लिखी पीएम को चिट्ठी, लगाई यह गुहार। जी हां दोस्तों, वैक्सीन की किल्लत को लेकर 2 मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इनमें दिल्ली और आंध्र प्रदेश के सीएम शामिल हैं। इन्होंने अपने यहां वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए इसकी सप्लाई बढ़ाने की गुहार लगाई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पीएम को लिखे पत्र में कहा है कि युवाओं के कोटे की वैक्सीन खत्म हो गई है। युवाओं के टीकाकरण केंद्र आज से हमें बंद करने पड़ेंगे। उन्होंने पत्र में कहा कि इस बारे में केंद्र सरकार को कई बार सूचित किया गया कि दिल्ली को और वैक्सीन दी जाए। ऐसा नहीं होने पर वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो जाएंगे। दिल्ली को हर महीने करीब 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है, तभी 3 महीने में दिल्ली के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। केजरीवाल ने लिखा कि मई में दिल्ली को केवल 16 लाख वैक्सीन मिली। जून के लिए दिल्ली का कोटा आधा कर दिया गया है। हमें बताया गया है कि जून में सिर्फ 8 लाख वैक्सीन मिलेंगी। अभी तक हम कुल 50 लाख वैक्सीन लगा चुके हैं। सभी वयस्कों और वैक्सीन लगाने के लिए हमें 2.5 करोड़ और वैक्सीन चाहिए। उन्होंने कहा कि यही रफ्तार रही तो दिल्ली के वयस्क लोगों को ही वैक्सीन लगाने में 30 महीने से ज्यादा का समय लग जाएगा। तब तक न जाने कितनी और कोरोना की लहरें आएंगी, न जाने कितनी और जिंदगियों को नुकसान होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव को बड़ी राहत, डीएलएफ रिश्वत मामले में सीबीआई से मिली क्लीन चिट। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के लिए एक और बड़ी राहत की खबर आई है। पता चला है कि डीएलएफ रिश्वत मामले में सीबीआई ने लालू यादव को क्लीन चिट दे दी है। पता यह भी चला है कि ये क्लीन चिट अभी नहीं बल्कि पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला के कार्यकाल में ही दे दी गई थी। 2018 सीबीआई ने पीई यानी प्रारंभिक जांच के तौर पर यह केस दर्ज
दर्ज किया था, लेकिन इस मामले की छानबीन करने के बाद जब कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो इसकी फाइल बंद कर दी गई और लालू यादव को क्लीन चिट दे दी गई थी। इस मामले में आरोप था कि 2007 में कथित शेल कंपनी AB एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी। ये कॉलोनी DLF ने तैयार की थी। बाद में 2011 में लालू यादव के बच्चों तेजस्वी, चंदा और रागिनी ने AB एक्सपोर्ट को 4 लाख रुपए में खरीद लिया। इस तरह करोड़ों की प्रॉपर्टी लालू को कथित तौर पर 4 लाख रुपए में ही मिल गई। इसके बाद आरोप लगे कि AB एक्सपोर्ट के जरिए DLF ने रिश्वत पहुंचाई। ये रिश्वत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बांद्रा रेलवे स्टेशन के प्रोजेक्ट के बदले में दी गई थी। चारा घोटाले से जुड़े दुमका ट्रेजरी मामले में लालू यादव को पिछले महीने ही जमानत मिली है। दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को 7 साल की सजा मिली थी। वो पिछले 3 साल से ज्यादा लंबे वक्त से जेल में थे। हालांकि उनकी बिगड़ती तबियत की वजह से उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था। उनकी तबियत में सुधार आते ही लालू बेटी मीसा भारती के घर शिफ्ट हो गए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।